फिर अपन ने स्टार्ट करा था कि एक पर्सन को जब अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू करती है कंपनी, तो वो पर्सन अपना डिसीजन बनाता है रिगार्डिंग फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पज कि मुझे उस कंपनी में पैसा लगाना है या नहीं लगाना, मुझे इस कंपनी का शेयर होल्डर बनना है या नहीं बनना। तो वो पहले सबसे पहले ये देखेगा कि कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस तरीके से है। ठीक है, तो कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम कवर कर रहे हैं आज। तो आप लिख लो यहाँ पे कि कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होते हैं वो हम देखेंगे अभी। कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेसिकली टू टाइप के होते हैं। बेसिकली टू टाइप के होते हैं, आप दो तरीके से अपना एनालिसिस कर सकते हो। फर्स्ट इज वर्टिकल, सेकंड इज हॉरिजॉन्टल। सेकंड इज हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल का जो नाम होता है, वर्टिकल का जो नाम होता है बेसिकली हम इसको जानते हैं कॉमन साइज, कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसको हम बोलते हैं कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अभी कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते क्या है, अपन एक थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं। लाइक अपना आपने देखा होगा इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट, आपने देख रखा है इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट। इनकम स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट स्टार्ट होता है रेवेन्यू। ओके, रेवेन्यू, रेवेन्यू में से लेस करते हैं हम अपना कॉग्स, तो हमारे पास निकल के आता है ग्रॉस प्रॉफिट। ओके, ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट में से हम लेस करते हैं क्या, सेलिंग, जनरल एंड एडमिन एक्सपेंडिचर। राइट, तो आपके पास निकल के आता है ऑपरेटिंग इनकम। आपके धंधे से कितना हुआ वो निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये यहां तक हमारे धंधे से हुआ, जिस प्रोडक्ट में हम डील करते हैं, जो हम धंधा करते हैं मेन, वो धंधे की इनकम इतनी होती है। ओके, फिर इसके बाद में हम ऐड करते हैं हमारे पास इंटरेस्ट, यदि आपको मिला है इनकम, इंटरेस्ट इनकम हो गया, या आपको डिविडेंड मिला है तो डिविडेंड हो गया। देखो, इंटरेस्ट का मिलना और डिविडेंड का मिलना दैट इज नॉट योर पार्ट ऑफ योर बिजनेस, ये अपना धंधे का नहीं है। राइट, राइट, तो ये हमारा मेन धंधा नहीं है, हमारा मेन पर्पज ये नहीं कि हमें इंटरेस्ट अर्न करना है, हमारा मेन बिजनेस पर्पज ये नहीं है कि हमें डिविडेंड कलेक्ट करना है। हमारा मेन धंधा तो यही था, तो इसको हम बोलते हैं हमारा बिजनेस का ऑपरेटिंग इनकम। इसके बाद में इंटरेस्ट इनकम आया, डिविडेंड आया, या आपने सपोज करो इंटरेस्ट का पेमेंट करा किसी को, इंटरेस्ट एक्सपेंसेज, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस यहां पर भी आ गया। फिर आपके पास एड और लेस करते हो नॉन ऑपरेटिंग गेन और लॉसेज। ठीक है, नॉन ऑपरेटिंग गेन एंड लॉसेज, ये क्या होता है। ओके, नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट वो क्या होता है, आपका जो प्रॉफिट निकालने के बाद, वो ऐसा कोई आइटम जो आपने पर्टिकुलर कहीं दूसरी जगह इन्वेस्ट, पैसा निकाला है, बाहर करा है, थोड़ा गल्ले से बाहर करा है, उसको बोलते हैं एप्रोप्रिएशन करना। ठीक है, एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है कि हमारे प्रॉफिट से हम उसको अलग निकालते हैं। अब यूएस लैंग्वेज में क्या होता है, उसी चीज को चेंज कर दिया है, उसको हम बोलते हैं एक तो रिटेन अर्निंग, जिसको अनएप्रोप्रिएशन अकाउंट बोलते हैं। ये एक रिटेन अर्निंग होता है, वो अनएप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है। और इसमें से आपने पैसा निकाल के, सपोज करो कि मुझे कोई प्रोजेक्ट में लगाना है, या आपको कोई बड़ी मशीन खरीदनी है, तो आप इसमें से पैसा निकालोगे ना, तो वो यहाँ पे आप कर रहे हो कि पर्टिकुलर एक अपना रिटर्न अर्निंग का अप्रोप्रिएशन कर रहे हो इस प्रोडक्ट के लिए। ओके, ये हो जाएगा अन अप्रोप्रिएटेड, और ये हो जाएगा अपना अप्रोप्रिएशन वाला सिस्टम। ओके, यहाँ पर हम यूएस में इस तरीके से करते हैं। पहले इंडिया में अपने पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का अप्रोप्रिएशन अलग बनता था, अभी ऐसा नहीं होता है, अभी रिटेन अर्निंग से ही सब कुछ होता है। ओके, चलो, तो फिर यहाँ पे निकल के आता है नॉन ऑपरेटिंग गेन एंड लॉसेस। आपने कभी नॉन ऑपरेटिंग गेन एंड लॉसेस के बारे में सुना है, क्या होते हैं, ऐसे कौन से गेन और लॉसेस होते हैं जो नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आते हैं, एनी आइडिया। सेल ऑफ फिक्स एसेट, राइट, यदि आपने कोई सेल ऑफ फिक्स एसेट्स करी है, आपका कैरिंग वैल्यू 1000 का था और आपने उसको बेच दिया 1200, तो दैट इज 200 गेन। वो गेन आपका धंधा नहीं था, आपका मेन बिजनेस नहीं था, आपने वो अर्न करा है सिर्फ एसेट्स को सेल करके। आपका प्रोडक्ट जो बेच रहे हो वो तो सेल्स रेवेन्यू में आ गया, ये एसेट को बेच रहे हो, तो एसेट को बेच रहे हो तो वो गेन में आएगा फिर। और वाइस वर्सा इसका उल्टा हो जाएगा, यदि आपने 1000 का प्रोडक्ट
यदि जो हमारे एसेट्स है उसको आपने 900 में बेच दिया तो 100 का आपको नुकसान हो जाएगा, वो लॉस हो जाएगा। इसको बोलते हैं नॉन ऑपरेटिंग गेन एंड लॉसेज। नॉन ऑपरेटिंग का मतलब ऐसा कोई आइटम जो हमारे धंधे से रिलेटेड ना हो, वो कोई दूसरी एक्टिविटी के तरीके से हो रहा हो, दैट इज कॉल्ड नॉन ऑपरेटिंग गेन एंड लॉसेज। इससे निकल के आता है हमारा इनकम फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन, मतलब अपना जो ऑपरेशन चल रहा है कंटिन्यू, उसमें सारी इनकम आ गई। इनकम फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन, ठीक है, इनकम फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन बिफोर टैक्स। अभी हमने टैक्स पे नहीं करा तो ये बिफोर टैक्स हो गया। देखो इस चीज को अपन बोल सकते हैं सर EBT, अर्निंग बिफोर टैक्स, कि अभी हमने जो इनकम अर्न करी है वो बिफोर टैक्स है, इसको ही बोलते हैं हम EBT, अर्निंग बिफोर टैक्स। इसमें से हम लेस करते हैं हमारा टैक्स, तो यहां पर अपने पास निकल के आएगा इनकम फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन आफ्टर टैक्स, या अपनी लैंग्वेज में जो हम प्रोफेशनल लोग यूज करते हैं इसको बोलते हैं PAT, पैट, है ना, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, कि हमने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये प्रोफेशनल कॉर्पोरेट लेवल में जो ज्यादा वर्ड यूज होता है दैट इज कॉल्ड पैट, कि आपका पेट कितना है, दैट इज योर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, कि आफ्टर टैक्स बढ़ने के बाद आपका प्रॉफिट कितना आ रहा है, दैट इज दिस वन। ओके, इसके जस्ट नीचे हम निकालते हैं। देखो अभी हमने यहाँ पे लिखा है कंटिन्यूइंग ऑपरेशन। कभी कभी क्या होता है, जैसे रिलायंस कंपनी है, उसकी अलग अलग ब्रांच है सारे जगह, अलग अलग स्टोर खोल रखे हैं, अलग अलग ऑफिसेज खोल रखे हैं, लेकिन वो लोग क्या करते हैं, कोई एक स्टोर बंद करते हैं या डिस्पोज कर देते हैं उसको, तो वो डिस्पोज कर दिया या प्लान करा है उन्होंने, ठीक है, वो उससे रिलेटेड जो भी इनकम या सेल वगैरह होती है वो अपने कंटिन्यूइंग ऑपरेशन में नहीं दिखाती। क्यों नहीं दिखाती? क्योंकि शेयर होल्डर को पता लगना चाहिए कि ये जो अपना रिलायंस कंपनी है पर्टिकुलर अपना एक सेगमेंट या कोई ब्रांच या कोई स्टोर बंद कर रही है या बंद कर चुकी है, बंद कर रही है या बंद कर चुकी है पर्टिकुलर रेलेवेंट ईयर में। ओके, तो वो हम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन में नहीं दिखाते। हमारा मेन मतलब अपना बिजनेस चल नहीं रहा है वहां से, हम बंद करने का प्लान कर चुके हैं या बंद करने का सोच रहे हैं। तो जब हम बंद करने का प्लान कर रहे हैं या बंद कर चुके हैं, इससे रिलेटेड जो भी हमारे पास सेल्स होती है या प्रॉफिट होता है या लॉस होता है कोई भी, वो हम दिखाते हैं अपने डिसकंटिन्यू ऑपरेशन में। किसमें दिखाते हैं? डिसकंटिन्यू ऑपरेशन बोलते हैं उसको, अलग से दिखाते हैं। राइट, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे सपोज करो यहाँ पे रिलायंस है, यहाँ पे रिलायंस है और रिलायंस के पास बहुत सारे स्टोर है। इस स्टोर से 1000 का प्रॉफिट हुआ, 10,000 का प्रॉफिट हुआ, यहाँ पे 1000 का प्रॉफिट हुआ, यहाँ पे 2000 का लॉस हुआ और यहाँ पर 5000 का प्रॉफिट हुआ। तो रिलायंस क्या कर रही है? अभी कुछ प्लान नहीं कर रही है, सब वो चाहती है चलो ठीक है कंटिन्यू चलना चाहिए। तो उसका ऑपरेशन जो है, मेन धंधा है, वो कंटिन्यूइंग है, और कंटिन्यूइंग इनकम ऑपरेशन से कितना इनकम इन्होंने जनरेट करा है तो इसको टोटल कर देंगे अपन। 10,000, 1,000, 11,000 और 5,000, 16,000 और 2,000 लेस करेंगे तो टोटल प्रॉफिट हमें हुआ 14,000। ठीक है, लेकिन रिलायंस कंपनी क्या करती है कि ये जो धंधा है, ये ऑपरेशन है, ये अपना प्रॉफिटेबल नहीं है, तो इसको या तो हम बंद करेंगे या इन्होंने इस साल बंद कर दिया है, तो सर इसको फिर अपन अलग से दिखाना पड़ेगा, क्योंकि स्टेक होल्डर को प्रॉपर इंफॉर्मेशन रहती है कि कंटिन्यूइंग ऑपरेशन से इन्होंने 16,000 रुपए कमाए हैं, ठीक है, और अलग ये जो बंद करने का प्लान कर रहा है इन्होंने ये 2000 का लॉस हुआ है। अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, ये प्रॉफिटेबल नहीं है बिजनेस, लॉस हो रहा है, हमारा प्रॉफिट को कम कर रहा है, क्योंकि ये देखो प्रॉफिट को कम कर रहा है ना, तो ओवरऑल EPS को कम कर रहा है। राइट, अर्निंग प्राइस, अर्निंग पर शेयर को हमारा कम कर रहा है, तो ये सोचेंगे चलो ठीक है बढ़िया है बंद करा, लेकिन इनको पता चल जाएगा कि हाँ पर्टिकुलर सेगमेंट ये क्लोज हो रहा है, तो इसको बोलते हैं डिसकंटिन्यू ऑपरेशन। यदि आपने प्लान कर लिया है, डिसकंटिन्यू ऑपरेशन में क्या कर रहा है? प्लान कर लिया है और या आपने डिस्पोज कर दिया है, इसको डिस्पोज ही कर दिया है, इसको बंद ही कर दिया है, इस दोनों में से कोई भी काम हो जाए तो इससे रिलेटेड, इस धंधे से रिलेटेड जो भी आपका सेल होगा, जो भी आपका कॉग्स होगा, जो भी आपका प्रॉफिट होगा, जो भी आपका नॉन ऑपरेटिंग गेन एंड लॉसेज होते हैं, वो सारे के सारे डिसकंटिन्यू ऑपरेशन में अलग से दिखाते हैं। इसकी सेल, इस धंधे की सेल कभी भी इस रेवेन्यू में ऐड नहीं होगी, ये ध्यान में रखना। प्रोविजन जो बना रहे हैं वो अपन को पता है, जैसे यहाँ पे टैक्स का मैंने नाम लिखा है,
तो जिस साल में हम टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं उसी साल तो भर नहीं रहे ना। अंडरस्टैंड भाई, ये अपन 31 दिसंबर को हमने ये इनकम कैलकुलेट करी, तो ये टैक्स अमाउंट लेस करा, ये उसी टाइम तो हमने भरा नहीं है, दैट इज द पेबल, ये अभी तक पेबल है। तो पेबल के लिए हम डायरेक्टली पहले प्रोविजन बनाएंगे, सिंपल सी बात है, तो प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स ये हो गया। बट ये आपने दोनों में से कोई भी काम कर लिया, या तो आपने डिस्पोज कर दिया या आप इसको डिस्पोज करने का प्लान कर रहे हो विद इन ए 1 ईयर, 1 साल के अंदर इसको बेचने का प्लान कर रहे हो, तो वो आइटम पूरा का पूरा डिसकंटिन्यू ऑपरेशन में होगा। अब इस डिसकंटिन्यू ऑपरेशन को कैसे दिखाओगे? सपोज करो आपने यहाँ पे दिखा दिया कि इनकम फ्रॉम डिसकंटिन्यू ऑपरेशन, आपकी इनकम आ गई बिफोर द टैक्स, सपोज करो यहाँ पे 6,000 आ गई। अब इसके जस्ट नीचे आप दिखा दो इसका टैक्स, क्योंकि आपको पे तो करना पड़ेगा, आपका आपने उसको अलग अलग करा है, गवर्नमेंट थोड़ी कहेगी यार आप ये धंधा बंद करो, इसके ऊपर हम टैक्स नहीं लेने वाले, तो ये टैक्स भरेगा। जो भी टैक्स होगा, सपोज करो 1,800 आ गया अपना 30%, तो हम यहाँ पे करेंगे 4,200, इसको अपना डिसकंटिन्यू ऑपरेशन इस तरीके से दिखाना पड़ेगा। डिसकंटिन्यू ऑपरेशन में क्या होता है, यहाँ पे दो रूल है, या तो आप इसको सेपरेट लाइन ऑफ आइटम में दिखा दो। सेपरेट लाइन ऑफ आइटम का मतलब क्या हुआ कि आप इनकम फ्रॉम डिसकंटिन्यू ऑपरेशन मेन लिख दो और सेपरेट लाइन है ना टैक्स का अलग से दिखा दो, तो आप यहाँ पे टोटल वैल्यू कर सकते हो, या आप इसको डायरेक्टली नेट ऑफ टैक्स भी कर सकते हो। नेट ऑफ टैक्स, नेट ऑफ टैक्स का मतलब क्या हुआ कि आप यहाँ पे दिखाओगे इनकम फ्रॉम डिसकंटिन्यू ऑपरेशन जो हमने बंद करा है, दैट इज योर 6,000, और इसमें से 30% आप लेस करके डायरेक्टली 4,200 दिखाओगे, ये आपका नेट ऑफ टैक्स है। ओके, तो आप इस डिसकंटिन्यू ऑपरेशन को आप अपने प्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग दिखा सकते हो कि आप इसको सेपरेट लाइन ऑफ आइटम में दिखा रहे हो टैक्स का, या आप इसको नेट ऑफ टैक्स दिखा रहे हो, तो आप दोनों तरीके से इसको दिखा सकते हो। ये आपका जो भी है ये पूरा का पूरा निकल के आ जाएगा नेट इनकम फिर हमारा, राइट। इसमें क्या हो गया, हमारे पास इनकम फ्रॉम कंटिन्यू ऑपरेशन भी ऐड हो गया और डिसकंटिन्यू ऑपरेशन की भी इनकम हो जाएगी, तो दोनों मिला के यहाँ पे अपने पास निकल के आएगा नेट इनकम। और नेट इनकम के जस्ट नीचे हम दिखाते हैं अपना ईपीएस, प्रेजेंटेशन के लिए दिखाएंगे, आगे हम पढ़ेंगे ईपीएस का, ईपीएस से रिलेटेड बातें, बट हम जस्ट नीचे ही इनकम स्टेटमेंट के जस्ट नीचे ही ईपीएस दिखाते हैं, जिससे शेयर होल्डर को वही पता चल जाए कि मेरे एक शेयर के ऊपर मुझे कितना प्रॉफिट हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं ईपीएस। ओके, मेरा कहने का मतलब ये था कि इनकम स्टेटमेंट जो होता है, ये हमने जो फॉर्मेट बनाया ये तो पर्टिकुलर होता ही है। अब ये जैसे 2024 का है, 2024 का इनकम स्टेटमेंट होता है, इसके साथ में ही 2023 का भी इनकम स्टेटमेंट देगी कंपनी, राइट। 2 साल का या 3 साल का, वोट एवर 2 साल 3 साल जितने साल का भी होगा वो आपको यहाँ पे कंपेरेटिवली फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए ये अपना अलग अलग डेटा देगी। ओके, तो आप जब एनालिसिस करोगे तो एनालिसिस करने के लिए सबसे पहला हो गया हमारा वर्टिकल एनालिसिस, ठीक है। वर्टिकल एनालिसिस करोगे, अब वर्टिकल एनालिसिस क्या होता है, नाम से पता चल रहा है कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कॉमन साइज, साइज का मतलब क्या हो गया, पर्टिकुलर अमाउंट से रिलेटेड। पर्टिकुलर अमाउंट का मतलब क्या हो गया कि आप क्या करो, पहले एक 2024 का डेटा ले लो, पहले 2024 का डेटा ले लो। यदि आप इनकम स्टेटमेंट देख रहे हो तो आप यहाँ एज्यूम करो कि हम रेवेन्यू को 100% मानेंगे, रेवेन्यू को हम क्या मानेंगे, 100% मानेंगे, राइट। यहाँ पे हमने रेवेन्यू को 100% ले लिया। और यदि आप बैलेंस शीट देख रहे हो तो अपनी टोटल एसेट्स को उसको 100% मानो। देखो नाम से पता चल रहा है कॉमन, कॉमन का मतलब एक साथ। साइज का मतलब होता है पर्टिकुलर साइज की, जैसे सपोज करो आपका रेवेन्यू है 1 लाख रुपए का, ठीक है, और आपका कॉक्स हो गया यहाँ पे 20,000 का, तो आप क्या करोगे, साइज, इसकी साइज को कंपेयर कर रहे हो बस। इससे आपको ये पता चलेगा कि मेरा रेवेन्यू 100% है, तो रेवेन्यू 100% हो गया, तो कॉक्स उस रेवेन्यू का कितना परसेंटेज है। तो इनकम स्टेटमेंट जो बनाते हैं और वर्टिकल एनालिसिस जब करेंगे तो कॉमन साइज हम देखेंगे कि जितने भी आइटम हो रखे हैं यहाँ पे, ये अपने सेल्स का कितना परसेंटेज हो रहे हैं, चाहे आपका वो ग्रॉस प्रॉफिट हो, चाहे वो आपका नेट प्रॉफिट हो, चाहे आपके एक्सपेंडिचर हो, चाहे आपका इंटरेस्ट हो, चाहे आपका ईबीआईटी हो, चाहे ईबीटी हो, कुछ भी हो, वो हमेशा अपना सेल्स का निकलेगा। इससे आपको एक पता चलेगा कि देखो यहाँ पे 20,000 हुआ था, तो कॉक्स इज द 20%, राइट। क्या
नो, वेटेड एवरेज रेशियो नॉट, वो नहीं हो रहा। वेटेड एवरेज में तो क्या करेंगे, हम पर्टिकुलर आइटम को ऐड करके वेटेड कर देंगे उसका। यहाँ वेटेड एवरेज नहीं हो रहा है। यहाँ हम क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे साइज के अकॉर्डिंग कि यहाँ पर मैं रेवेन्यू को 100% ले रहा हूँ। यदि मैं इनकम स्टेटमेंट का वर्टिकल एनालिसिस कर रहा हूँ तो रेवेन्यू मेरा 100% है। तो अब देखो यहाँ पे आप जाओगे कि आपका रेवेन्यू हो गया 1 लाख का, ओके। फिर आपका कॉक्स आ गया 20,000 का, तो आपने यहाँ पे दिखा दिया 20,000। फिर यहाँ पे आपका ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आ गया 80,000, तो आपने जीपी लिख दिया। फिर इसके जस्ट नीचे लिख दिया आपने जनरल एडमिन एक्सपेंडिचर 5,000 के, तो आपके पास टोटल ऑपरेटिंग इनकम निकल के आ गया 75,000। फिर आपने यहाँ पे इंटरेस्ट का पेमेंट कर दिया, सपोज करो 500 रुपीज़, तो यहाँ पर निकल के आ गया आपका 74,500। और फिर आप कोई भी आइटम नहीं है तो आपने यहाँ पे दिखा दिया कि मेरा ऑपरेटिंग इनकम जो आफ्टर द टैक्स वगैरह जो भी आया वो कितना गया 74,500। और इसके ऊपर टैक्स भर दिया आपने 30%। वॉट एवर जो टैक्स होता है 74,500 इंटू 30% हम करते हैं तो कितना आया 22,350। आफ्टर द टैक्स पी ए टी कितना आ गया, पी ए टी हमारा 52,150 आया, राइट। अब जब आप वर्टिकल एनालिसिस कर रहे हो ना तो आपको एज्यूम करना है ये आपका 100% है, ओके। और अब जब आपको पूछे कि कॉक्स कितना है तो आप यहां पर 1 लाख को एज्यूम करके 20,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख इंटू 100 करोगे, दैट इज योर 20%। फिर आपका यस 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 यस, दैट्स राइट। यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप यहाँ पे दिखाओगे अपना रेवेन्यू का कितना कितना परसेंटेज हम अपने पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर या इनकम के ऊपर खर्च कर रहे हैं। यहाँ पर जैसे अपने पास जीपी आ गया 80%, फिर यहाँ पे दिखा दोगे सर ये 5%, फिर ये 75%, और फिर ये 0.5% कर दोगे, फिर आप दिखा दोगे कि सर 74.5%। ऐसे करके आप पर्टिकुलर अपने एक को ए ईयर का कॉमन साइज के अकॉर्डिंग अपना परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हो। सर इससे पता कैसे चलेगा, हम अपना एनालिसिस कैसे करेंगे, मेन तो वो है ना पार्ट। तो देखो आपके पास क्या होता है जब अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करते हैं, तो जिस कंपनी में मैं रिलायंस में लगाना चाहता हूँ सपोज करो, तो रिलायंस में लगाऊंगा। तो रिलायंस एक रिटेल कंपनी है, राइट। मैं जैसे मान लो वो प्रोडक्ट वगैरह सेल करती है मॉल वगैरह बना के, तो वहाँ उस कंपनी में पैसा लगाने का सोच रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, जब कंपनी में पैसा लगाने का सोचूंगा तो मैं उस सेम इंडस्ट्री से रिलेटेड दूसरी कंपनी को पकड़ूंगा पहले। लाइक मैं डीमार्ट को उठाऊंगा, अंडरस्टैंड कि भाई डीमार्ट क्या कर रहा है। तो मैंने डीमार्ट का डेटा उठाया और मैंने वर्टिकल एनालिसिस करा पहले कि डीमार्ट का सेल इतना है और इसका कॉक्स 75% हो रहा है और रिलायंस का 80% हो रहा है। तो भाई ये ऐसा क्या कर रहा है कि 5% इसकी कॉक्स ज्यादा है, 5% ज्यादा है। प्रॉफिट ये 70% कमा रहा है जीपी, और ये 65 कमा रहा है, 5% कम क्यों कमा रहा है। इसका सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंडिचर कम है, इसका ज्यादा, मतलब आपको ये वर्टिकल एनालिसिस इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री एनालिसिस करने के लिए बहुत ही फायदेमंद है। आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो कि चलो ये इंडस्ट्री है और ये इंडस्ट्री है, पर्टिकुलर इंडस्ट्री का कंपैरिजन जब करोगे तो आपको ये वर्टिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। वहां आप अपना डिसीजन बना सकते हो कि नहीं, इस कंपनी के बहुत सारे ऐसे एक्सपेंडिचर है जो पर्टिकुलर इनकी इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग एवरेज से भी ऊपर है, ऐसे नहीं होने चाहिए। तो मैं यदि पैसा लगाऊंगा तो कल को ये मुझे प्रॉफिट बना के दे या ना दे, इट्स नॉट मतलब श्योर नहीं है, पर इतना प्रॉफिट नहीं बन पाएगा क्योंकि इनके ऑलरेडी एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा है। ऑलरेडी इनके इंटरेस्ट का पेमेंट बहुत ज़्यादा जा रहा है, प्रोडक्शन बहुत ही मतलब बल्क में नहीं कर रहे होंगे, वॉट एवर जो भी चांसेस है, क्योंकि इनका आज भी ये करोड़ों की सेल करेंगे ना तो भी उसका 80% कॉक्स में जाएगा, अंडरस्टैंड। और दूसरी इंडस्ट्री जो आज 60% में काम कर रही है, तो सर वो ऐसा क्या कर रही है, वो कॉस्ट एडवांटेज का फायदा उठा रही है, वो कुछ ना कुछ डिफ्रेंसिएशन कर रही है, तभी जाके उनको फायदा मिल रहा है, तभी उनकी कॉक्स कम आ रही है पर यूनिट, अंडरस्टैंड। तो यहाँ वर्टिकल एनालिसिस से हम ये डिसीजन लेते हैं कि हमारा पर्टिकुलर कॉमन साइज, कि हमारा एक ही ईयर में जो अलग अलग पैरामीटर्स के जो डेटा होते हैं उनको हम सेल्स के साथ कंपेयर करते हैं, ओके। सेम एज इट इज हम क्या करते हैं अपनी बैलेंस शीट में भी ऐसे ही करते हैं कि सपोज करो हमारा एसेट्स हो गया। एसेट्स में आपके पास करंट एसेट्स हो जाता है जैसे कि केस। करंट एसेट्स के कोई एग्जांपल बताओ फटाफट। केस हो गया, कैश इक्विवेलेंट, बैंक, इन्वेंट्री, अकाउंट्स रिसीवेबल, राइट। और नॉन करंट एसेट्स के एग्जांपल
प्रॉपर्टी, प्लांट, आपका इक्विपमेंट, या अपन बोल सकते हैं डेफर टैक्स एसेट्स। ओके, डेफर टैक्स एसेट्स आगे आएगा। और आप यहाँ पे नाम ले सकते हो भाई, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हो तो यहाँ पर नॉन करंट एसेट्स में ही आ जाएगा। ये आपकी टोटल एसेट्स हो जाएगी, राइट। ये आपकी टोटल एसेट्स हो जाएगी। और इसके जस्ट नीचे हम दिखाते हैं लायबिलिटी, और इसके जस्ट नीचे दिखाते हैं अपनी इक्विटी, और यहाँ पर अपने पास टोटल लायबिलिटी भी होगी, और इन दोनों की टोटल मैच हो जाएगी। ओके, अब यहाँ पर भी क्या होता है, ऐसे ही होता है कि सपोज करो पहला हो गया हमारे पास यहाँ पे 1000, यहाँ पर हो गया 2000, यहाँ पे 2000, यहाँ पे 1000 ले लो, यहाँ पे 1000, बैंक का हो गया मान लो 500, इन्वेंट्री हो गया आपका 1 लाख, और अकाउंट रेशिएबल हो गया मान लो 2050। ओके, ये आपका आ गया। तो यहाँ पे करंट एसेट्स की टोटल हो जाएगी। नॉन करंट एसेट्स में यहाँ पे 1 लाख ले लो, यहाँ पे 50,000 ले लो, वॉट एवर। मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि जब आप अपनी बैलेंस शीट को कंपेयर करोगे वर्टिकल फाइनेंशियल एनालिसिस जब करते टाइम, तो यहाँ पर टोटल एसेट्स है ना, उसको आप 100% लेके चलो। अब सपोज करो आपका टोटल एसेट्स है 7 लाख रुपीज, ठीक है, $7 लाख या 7 लाख रुपीज आपका है, तो इसको 100% ले लो। अब आप देखोगे कि टोटल एसेट्स मेरे पास 7 लाख की है, उसमें मेरे पास केस कितना परसेंटेज पड़ा है, तो आप कहोगे सर 2000 डिवाइडेड बाय 7 लाख इंटू 100, तो आप निकालोगे 2000 डिवाइडेड बाय 7 लाख इंटू 100%, तो आप बोलोगे सर केस 2.8% है ओनली। मतलब टोटल एसेट्स का सिर्फ केस 1% भी नहीं है। यदि कंपनी कह रही है कि मेरे पास इतने करोड़ों के एसेट्स है, और उसके पास यदि जो हाईली लिक्विड फॉर्म देखें वो केस होता है, हाईली लिक्विड फॉर्म जो होता है वो केस होता है, और वो केस भी उनके पास सिर्फ 0.50% भी नहीं हो रहा है टोटल एसेट्स का, तो वो क्या कर रहे हैं, वो इसके साथ में आप क्या करोगे, कंपेयर करोगे दूसरी इंडस्ट्री का, कि वो अपना लिक्विड कितना मेंटेन कर रही है, वो अपना वर्किंग कैपिटल कितना मेंटेन कर रही है। अंडरस्टैंड। तो इससे अपन को पता चल जाएगा कि हाँ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब हम देखेंगे दोनों कंपनीज का, तो कंपेरेटिवली पता चलेगा कि यार एक कंपनी चलो प्रॉफिट तो अच्छा कमा रही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कल को ऐसी कोई भी अनसर्टेनिटी आ गई इनके पास जिसका पेमेंट इमीडिएटली इनको करना है, तो सर इनके पास वर्किंग कैपिटल भी अवेलेबल नहीं। यस, 11 ब्रदर्स, वो सीन हो सकता है कि उन्होंने क्या कर रखा, उनके पास नेटवर्किंग कैपिटल तो बिल्कुल थी नहीं, मेंटेन ही नहीं कर रहे थे वो लोग। तो ऐसे ही सीन यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। अब बताओ उस कंपनी में पैसा लगाना सही रहेगा, वो यदि प्रॉफिट बहुत अच्छा दिखा रहे हैं, नो डाउट आपका ईपीएस बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन कल को कुछ प्रॉब्लम हो गई, कल को कुछ भी अनसर्टेनिटी हो गई, तो जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो जो वॉलाटिलिटी के ऊपर चल रहा है वो कभी भी डाउन हो सकता है, क्योंकि यहाँ हाई रिस्क है। आप रिटर्न अच्छा देख रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन आप हाई रिस्क के ऊपर वर्क कर रहे हो, क्योंकि इनका नेट वर्किंग कैपिटल इतना अच्छा नहीं है, इसलिए आप ये कंपेयर करोगे। बट देखो क्या होता है, इसमें एक डिस्क्लेमर भी आया। फिर डिस्क्लेमर ये था कि ठीक है आप टोटल एसेट्स को कंपेयर कर रहे हो, ठीक है, टोटल एसेट्स अपना बेस रखते हो और बाकी कंपैरिजन करते हो, जो कैश हो गया, कैश इक्विवेलेंट, बैंक वगैरह, इनसे साथ कर रहे हो। आप ऐसा मत करिए। अलग अलग जो इन्वेस्टर थे या अलग अलग जो फाइनेंशियल एक्सपर्टीज थे, जो एनालिसिस थे, उन्होंने ये बात बताई कि नहीं, आप एक काम करो, करंट टोटल एसेट्स को हम बेस लेके चलते हैं तो डेफिनेटली सर यहाँ पे वैल्यू डाउन आएगी आएगी। भाई सिंपल सी बात है, क्योंकि एसेट्स बहुत ज़्यादा होती है, प्लांट्स वगैरह वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, और आप फिर केस के साथ कंपैरिजन करते हो, तो ये बहुत ही सही तरीका नहीं होगा कहने का मतलब। तो उन्होंने बताया कि देखो ये चलो ठीक है आप लगाते हो, अच्छी बात है, लेकिन इसका एक अल्टरनेटिव तरीका भी आप निकाल के रखा करो। बोले क्या? तो उन्होंने बताया कि देखो आप टोटल जो आपका केस बैलेंस देखना है या केस इक्विवेलेंट देखना है या बैंक देखना है, ये अंडर जो कैटेगरी आती है वो आती है करंट एसेट्स में। तो आप एक काम करो, इसकी टोटल करंट एसेट्स करो, टोटल करंट एसेट्स करो, और करंट एसेट्स जैसे सपोज करो 2000, 1000, 3000, 3500, 10000 हम करेंगे तो 13500, और यहाँ पर हो गया अपने पास 15550 टोटल। अंडरस्टैंड? यहाँ पे 15550 करंट एसेट्स हो गई। ये कह रहा है इसके साथ आप कंपेयर करो, क्योंकि इससे पता चलेगा कि आपके पास टोटल करंट एसेट्स जितनी है उसमें से आपके पास कैश लिक्विड कितना है, आपके पास बैंक में कितना है, आपके पास इन्वेंट्री में कितना है, आपके पास अकाउंट रिसीवेबल कितना है। इससे आपको थोड़ा सा यहाँ पे कंपेरेटिवली सही तरीका रहेगा। क्यों? कि देखो टोटल एसेट्स में तो सारी प्रॉपर्टी वगैरह प्लांट ये जो हाई वैल्यू की होती है पहले से, और फिर ये मिनिमम वैल्यू आएगी आएगी, क्योंकि डिनोमिनेटर में वैल्यू हाई रहेगी, ज़्यादा रहेगी, और न्यूमिनेटर में वैल्यू कम रहेगी, तो डेफिनेटली बात है
कि यहाँ जो परसेंटेज आने वाला है वो लो आने वाला है, और फिर आपका एनालिसिस सही नहीं होगा। तो यहाँ पर हम जब इसको करेंगे तो आप करंट एसेट्स के साथ कर लो, अंडरस्टैंड। और जब बात आती है इन्वेंट्री की, कुछ लोग क्या करते हैं, फिर इसको इन्वेंट्री को कंपेयर करते हैं कि टोटल करंट एसेट्स 15,550 है लेकिन इन्वेंट्री 10,000 पड़ी है। तो आप कहोगे सर 10,000 डिवाइडेड बाई 15,550 इंटू आप करोगे सर कम से कम 65% तो टोटल जो टोटल करंट एसेट्स है उसका 65% तो इन्वेंट्री पड़ा है इनके पास, है ना, उसको इन्वेंट्री के साथ कंपेयर कर रहे हैं। तो वो फाइनेंशियल एनालिसिस्ट बोलते हैं चलो ठीक है 65% है, लेकिन आप इन्वेंट्री को भी ढंग से कैलकुलेट करो। फिर ये कह रहे हैं कि इन्वेंट्री, अब इन्वेंट्री एक इन्वेंट्री तो होती नहीं है हमारे पास, यहाँ पर रॉ मटेरियल भी होता है, यहाँ पे WIP भी होता है, और यहाँ पे फिनिश गुड्स भी होता है, अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे रॉ मटेरियल WIP और फिनिश गुड्स है। तो आप एक काम करो, टोटल इन्वेंट्री 10,000 थी ना, 10,000, इसमें से देखो हमने फिनिश गुड्स कितना बना रखा है, आप इसको टोटल अपना बेस बनाओ 100%, कि 10,000 आपने यहाँ से डेटा उठाया, तो 10,000 इस साइड में रखो, और यहाँ बताओ कि आपके पास 2,000 WIP था, 2,500 आपके पास सॉरी रो कितना था 2,000, और WIP था 2,500, द रिमेनिंग अमाउंट कितना बचा अपने पास 5,500, 5,500। तो आप कहोगे सर हमारे पास फिनिश गुड्स है वो नियर बाई 55% ऑफ टोटल इन्वेंट्री, हमारे पास फिनिश गुड्स है टोटल इन्वेंट्री का 55%। तो यहां से कंपेयर करो, क्यों कि देखो जो इन्वेंट्री है वो सही तरीके से प्रोडक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा, जो इसका आउटफ्लो होना चाहिए, जितना डिमांड चल रही है उसके अकॉर्डिंग उनके पास फिनिश गुड्स पड़े हैं या नहीं पड़े हैं कंपनी के पास, वो यहाँ से कंपेयर करो। क्योंकि आप कॉमन साइज वर्टिकल एनालिसिस कर रहे हो, मान लिया ठीक है आप कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन उसका एक सही तरीका होना चाहिए। ये फाइनेंशियल एनालिसिस्ट की ये राय थी, और ये राय बहुत ही अच्छी है, क्योंकि देखो गलत है ना, फिर अपन टोटल एसेट्स को अपना बेस ईयर मान के अपन केस को कंपेयर करें तो सही नहीं होगा ना, सिंपल सी बात है, बहुत कम वैल्यू आएगा। बट आप टोटल करंट एसेट्स को जब कर रहे हो, तो केस को जब करना है तो टोटल करंट एसेट्स को अपना डिनोमिनेटर बनाओ और करंट एसेट्स को कंपेयर करो। फिर आपको यदि इन्वेंट्री को करना है तो इन्वेंट्री का अलग अलग सीन होता है, किसी के पास रॉ मटेरियल WIP और फिनिश गुड्स में रहता है, कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो रॉ मटेरियल भी मेंटेन करती है, WIP भी मेंटेन करती है और फिनिश गुड्स भी मेंटेन करती है, तो उसका फिनिश गुड्स भी आप कैलकुलेट करके देखो। इस तरीके से हम क्या करते हैं, अपना वर्टिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करते हैं। तो पहला जो टॉपिक था हमारा दैट इज वर्टिकल एनालिसिस, जिसको हम कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं। इसमें हमने रेवेन्यू को 100% माना, और इसमें टोटल एसेट्स को हमने 100% माना, लेकिन बैलेंस शीट का यहाँ पे याद रखना, और यहाँ पे लिख लो आप, और जो फाइनेंशियल एनालिसिस्ट थे, जो अफेंडे थे, उन्होंने अपनी ओपिनियन दी थी कि जब आप टोटल एसेट्स को 100% मानते हो तो थोड़ा सा कंपेरेटिव और एक्स्ट्रा कर लो, कि आप अपने करंट एसेट्स के अकॉर्डिंग कर रहे हो तो करंट एसेट्स को डिनोमिनेटर बनाओ, नॉन करंट एसेट्स को कर रहे हो तो नॉन करंट एसेट्स को डिनोमिनेटर बनाओ, या आप लाइबिलिटीज को कर रहे हो तो नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी के अकॉर्डिंग अपना डिनोमिनेटर बना के फिर एनालिसिस करो। तो दैट इज कॉल्ड, ये होता है हमारा वर्टिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। ओके, वर्टिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में हमने क्या करा, सबसे पहले कुछ नहीं सर, जिस साल का जो हमारे पास डेटा है उसी साल से हम कंपेयर करेंगे, सिर्फ उसी साल से। 2024 का डेटा दे रहा है तो 2024 के डेटा को ही आपस में कंपेयर करो, और फिर दूसरी इंडस्ट्री का डेटा उठाओ और उसके साथ कंपेयर कर लो, कि सेम इंडस्ट्री है, रिलायंस है तो डीमार्ट के साथ कंपेयर कर लिया, यदि इन्फोसिस है तो अपन ने मान लो कि दूसरी, करेक्ट सेम। आप ये नहीं कर सकते ना कि भाई सपोज करो रिलायंस को आप क्या महिंद्रा के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि रिलायंस इज रिटेल कंपनी है, महिंद्रा इज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, अंडरस्टैंड, वो कार कार मोटर वगैरह बनाती है, और ये तो सिर्फ कहीं से परचेज करती है और अपना ब्रांडिंग लगा के आगे सेल कर देती है, अंडरस्टैंड। आईटी कंपनी को आप रिटेल के साथ में, रिलायंस के साथ में कंपेयर नहीं कर सकते, तो कंपैरिजन भी उस इंडस्ट्री के साथ करो जो सेम प्रोडक्ट डिलीवर करता है, आईटी को आईटी के साथ करो, फूड को फूड के साथ करो, रिटेल को रिटेल के साथ करो, ग्रोसरी को ग्रोसरी के साथ करो, तभी जाके आपका मैच होगा। तभी पता चलेगा ना कि रिलायंस वाला यदि 60% कॉक्स कर रहा है और डीमार्ट 50% पे कर रहा है तो कैसे, ऐसा क्या है, तो पता चलेगा। यस यस, तो हम क्या करेंगे, वहां से कंपेरेटिवली करेंगे। ऐसा नहीं है कि हमने कोई इरेस्पेक्टिव कंपनी उठा ली और उसको कंपेयर कर रहे हैं। आप देख रहे हो कि चलो अडानी को उठा लिया और इधर टाटा जी को देख रहे हो, अडानी जी और टाटा जी में फर्क है ना। तो आप
जो भी कंपनी उठाते हो सेम इंडस्ट्री की उठाओ, सेम यदि प्रोडक्ट डिलीवर कर रही है उसका उठाओ, तो आपको कंपेरेटिवली सही तरीका पता चलेगा। ये होता है पहला तरीका। देखो ग्रुप का कंपैरिजन का क्या सीन है, जैसे आप देखते हो कि अडानी ने बहुत सारी कंपनियां खोल रखी है और वो अपना ग्रुप बनाती है, लेकिन ये अपना स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बनाते हैं, क्योंकि अडानी विल मोर रह गया, या अडानी पावर रह गया, अडानी एनर्जी हो गया, अलग अलग। क्योंकि देखो ये ऐसा नहीं है कि जो बंदा ऑयल में काम कर रहा है तो वो उसी कंपनी में वो दाल भी बना रहा है, ऐसा नहीं होगा। दाल बनाने के लिए वो रिलायंस रिटेल अलग से बना के रखा है, ऑयल बनाने के लिए उसने अलग से अपनी रिफाइनरी लगा रखी है। तो वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट पहले स्टैंड अलोन बनाएगा, देन कंसोलिडेट करेगा ग्रुप में। तो आप जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब कंपेयर करते हो कि मुझे डीमार्ट से कंपेयर करना है रिलायंस को, तो रिलायंस का वही इंडस्ट्री उठाओ जिसमें वो डीमार्ट डील करता है। अंडरस्टैंड? नहीं तो फिर गलत हो जाएगा ना, क्योंकि रिलायंस का जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखोगे तो उसमें तो सारी इंडस्ट्री आ गई उसकी, कि वो अलग अलग सेक्टर में भी काम कर रहा है। फिर वो दिखा देगा कि आपका ये जो अपना टेलीकम्युनिकेशन है इसमें भी वो काम कर रहा है। फिर उसने जियो में भी अपना इन्वेस्टमेंट कर रखा है और रिफाइनरी में भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो ये कंपेरेटिवली आपका फिर गलत हो जाएगा। यदि आपको पता है कि मुझे रिटेल में जो ये प्रोडक्ट है, ग्रोसरी का आइटम सेल कर रहा है, या जो अपन फैंसी आइटम सेल कर रहा है, या कॉस्मेटिक्स के आइटम सेल कर रहा है, डीमार्ट जो कर रहा है वो ही हम आइटम रिलायंस का उठाएंगे। यदि रिलायंस कोई दूसरी डील में भी साथ में काम कर रहा है तो फिर कंपेरेटिव आपका सही नहीं होगा। हाँ मतलब इनका कंपेरेटिव जब आप करोगे तो आप पर्टिकुलर इंडस्ट्री को देखोगे पहले, कि हाँ इस कंपनी ने कहा कितनी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट कर रखा है। क्योंकि देखो कंसोलिडेशन से तो जो आपके मेन शेयर होल्डर है उनको अपनी इंफॉर्मेशन पता चलती है कि मैंने जो पैसा लगा रखा है उससे कंपनी ने कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट कर मेरा पैसा कितना बना रखा है। ओके, एज ए मेरे को जब कंपेरेटिव करने का मौका मिलेगा, जब मैं कंपेरेटिव करूंगा कि चलो ये कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट और इसका भी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, तो सबसे पहले मैं ये देखूंगा कि इसका रिलायंस में कितनी कंपनियां कंसोलिडेट हो रखी है और कौन कौन सी इंडस्ट्री की है। फिर अडानी का देखूंगा, क्योंकि देखो यहाँ पे सेल 1 करोड़ की बताएगा और अडानी मान लो 2 कंपनी को कंसोलिडेट कर रहा है, तो वहां पे 1 करोड़ डॉलर की बताएगा और यहाँ पे सिर्फ बताएगा 50,000 डॉलर की, तो मेरे लिए कंपेरेटिव फिर गलत हो जाएगा ना। यहाँ 10 कंपनियां ऐड है, यहाँ 2 कंपनी ऐड है। तो कंसोलिडेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो कह सकते हैं बेसिकली हमारे जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उसके लिए होता है, क्योंकि उनको पता चले कि जो मैंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है इस कंपनी में, ये मेरा पैसा कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं और मेरा पैसा वापस कितना बना के दे रहे हैं, वो आ रहा है। लेकिन जब आपको पता है कि रिलायंस कंपनी में 4-5 कंपनियां हैं और सेम अलग अलग इंडस्ट्री में काम कर रही है, और जैसे अडानी भी है वो भी सेम इंडस्ट्री में काम कर रहा है, तो आप कंपेरेटिवली कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को भी एनालिसिस कर सकते हो वहां पे। क्योंकि देखो ये सिंपल सी बात है, यदि आप कोई एक पर्टिकुलर पैरामीटर देखना चाहते हो तो वो सिमिलर होना चाहिए, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अंडरस्टैंड? नहीं तो फिर एनालिसिस करेक्ट नहीं होगा। ओके, तो कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वर्टिकल कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आई होप सो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब नाम आता है हमारा हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल का नाम ही पता चल रहा है ऐसा। देखो आप वर्टिकल को ऐसे आप टाइप कर लो कि चलो वर्टिकल का मतलब सीधा, सीधा का मतलब 1 साल को टारगेट करके चलना है, जैसे 2024 को टारगेट करना है। ओके, अब आता है हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या हुआ कि आप क्या कर रहे हो, ऐसे। ऐसे का मतलब कि आप 2022, 2023, 2024 इनके साथ कंपैरिजन करोगे कि चलो ठीक है वर्टिकल आपने कर लिया, पहला स्टेप खत्म, आपको समझ में आ गया क्या क्या हो रहा है। लेकिन आपको हॉरिजॉन्टल भी करना पड़ेगा कि अब हम उसी कंपनी की ग्रोथ को देखेंगे, कंपनी पिछले साल क्या करी थी वो देखेंगे, हिस्टोरिकल डेटा को भी देखेंगे, करंट डेटा को भी देखेंगे, और कंपनी ने जो अपना फोरकास्ट कर रखा है या बजट बना रखा है उस डेटा को भी हम कंपेयर करेंगे कि कंपनी का मिशन क्या है। तो ये भी अपन को बहुत ही फायदा देने वाला है जब अपन एज ए इन्वेस्टर हम इसमें पैसा डालते हैं। तो आज एक बार हॉरिजॉन्टल एनालिसिस हम करते हैं। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, सपोज करो आपकी सेल है 2024 में, यहाँ पे 10,000 या 10 लाख ले लो। ठीक है, 10 लाख ले लिया। 2023 में मैं इसको वैल्यू को कम करता हूँ, 8 लाख करता हूँ, और 2022 में 11 लाख करता हूँ। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे कोई 100% नहीं लेके चलना है पर्टिकुलर ईयर का, क्योंकि वो तो कॉमन साइज हो गया। वट जो हम ओरिजेंटल कर रहे हैं इनको बोलते हैं, इसको हम शॉर्ट में, या इसका जो दूसरा नाम होता है, इसका दूसरा नाम होता है कॉमन बेस ईयर। यहाँ बेस ईयर होता है।
ठीक है, यहाँ कॉमन बेस ईयर हम यूज करते हैं। ठीक है, तो कॉमन बेस ईयर का मतलब क्या हो गया कि आप क्या करोगे, यदि 2022 का डेटा दे रखा है तो आपने इसको अपना बना लिया बेस ईयर, आपने इसको टारगेट कर लिया, चलो ठीक है ये मेरा क्या हो गया यहाँ पर बेस ईयर, इसको आपने लिख दिया ये मेरा बेस ईयर है। ओके, अब आप करोगे सेल, जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में से बेस इज नॉट ए करंट ईयर, बेस इज योर 2020 या जिसको भी आप बनाओ कि करंट ईयर में ले लिया या आपने 2023 ले लिया वॉट एवर, क्योंकि आप जिसे कंपेयर कर रहे हो ना, आप तो सिर्फ कंपेरिजन करना चाह रहे हो कि इस कंपनी ने आज से पीछे क्या करा था और आगे क्या कर रही है, अंडरस्टैंड। तो अपन ने यहाँ पे 2022 को बेस ईयर मान लिया। जब मैंने 11 लाख की सेल करी तो इसका मतलब मेरा बेस ईयर का मतलब हो गया 100%, भाई मैंने उस साल मेरा 100% लगाया। ओके, अब 2023 में आप आए, आपने अपनी सेल डाउन कर दी, राइट, कितना 8 लाख कर दिया। तो मैं आपको पूछूं, बताओ पिछले साल से इस साल कितना परसेंटेज डाउन हुआ है, आप बता सकते हो पिछले साल से इस साल कितना परसेंटेज डाउन हुआ है? 8/, नो आई एम जस्ट आस्किंग कितना परसेंटेज डाउन हुआ है, मैं पूछ रहा हूँ कितने परसेंटेज से डाउन हुआ है हमारा, वो बताना आपको। आप बोलोगे 3 लाख डिवाइडेड बाई 11 इंटू 100, सर यहाँ पर हमारे पास पिछले साल से कंपनी ने क्या किया है 27.27% अपना डाउन करा है। दैट इज आप बोलोगे यहाँ पे कि इस साल हमने कितना करा है, इस साल हमने कितना करा है, इस साल 8 लाख डिवाइडेड बाई 11 इंटू 100 करोगे, आप बोलोगे सर हमने 72.72% पे काम करा है। अंडरस्टैंड कि आपने यहाँ पे तो ले लिया 2023 में जो 8 लाख का सेल है और अपना बेस ईयर बना लिया 2022। 2022 से कंपनी ने जो सेल करके दी है वो दी है 8 लाख की, तो आप बोलोगे कितना परसेंटेज डाउन हुआ है, तो आप बोलोगे सर पिछले साल से 27.27% डाउन हुआ है, इसको आप बोलोगे डाउन। और इसी को बोलते हैं हम अपना ग्रोथ एनालिसिस, इसको क्या बोलते हैं, ग्रोथ एनालिसिस, इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रोथ एनालिसिस। ओके, इसका नाम देते हैं हम ग्रोथ एनालिसिस। और जो हम यहाँ पे कर रहे हैं ना कि ये 100% था, ये 72.72% था, और ये कितना परसेंटेज हुआ, ये कितना परसेंटेज हुआ, तो आप बोलोगे सर 10 लाख डिवाइडेड बाई 11 लाख इंटू 100, सर आप बोलोगे सर ये 90.90, इसको बोलते हैं हम वर्टिकल, इसको बोलते हैं वर्टिकल वाला। ठीक है, इसको हम वर्टिकल दे देंगे या इसका नाम दे देंगे अपन कि सर चलो ठीक है यहाँ पे हम इंडेक्स भी नाम दे सकते हैं, इसको हम इंडेक्स भी बोल सकते हैं। इंडेक्स का मतलब क्या हुआ कि जो 90.90 है ना, इसको परसेंटेज में नहीं, आप सिर्फ 909 ये 9090 में दिखा दो, ये आगे परसेंटेज ना लगा के सिर्फ इसको इंडेक्स नंबर में दिखाओ, तो ये इंडेक्स नंबर हो गया। एग्जाम में इंडेक्स नंबर बहुत कम पूछा जाता है, ठीक है, इंडेक्स नंबर नहीं पूछेंगे, वो आपको पूछेंगे सिर्फ ओनली फॉर बताओ कि 2022 से लेके 2024 में कितना चेंजेस हुआ। तो मैं आपको पूछूं, बताओ 2022 से 2024 में ग्रोथ हुआ है या डाउन हुआ है, डाउन हुआ है, कितने परसेंटेज से डाउन हुआ है, 1/11 अप्रोक्सीमेटली 9.09% आपका डाउन हुआ है। तो ये आपका क्या निकल के आ गया, ग्रोथ निकल के आ गया। तो आप क्या करोगे, आप पर्टिकुलर ईयर से रिलेटेड, इससे क्या होगा कि आप पहले अपनी कंपनी को एनालिसिस करोगे कि चलो रिलायंस में मुझे इन्वेस्टमेंट करना है, तो रिलायंस में जब मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा तो मैं ये देखूंगा रिलायंस ने पिछले 2-3 सालों से क्या कर रखे हैं। मैं यहाँ पे देखा कि चलो ठीक है यहाँ पे 11 लाख था, फिर यहाँ पे 8 लाख हुआ, फिर यहाँ पे 10 लाख हुआ, तो आप देखोगे सर कंपनी ग्रोथ कर रही है नहीं कर रही है, प्रॉफिट कमाना बाद की बात है, यहाँ पर कंपनी प्रॉफिट कमा रही है, अंडरस्टैंड, और कंपनी यहाँ पर भी प्रॉफिट कमा रही है। बट जब आप देखोगे कि चलो ठीक है यहाँ प्रॉफिट कमा रही है, यहाँ पे भी प्रॉफिट कमा रही है, लेकिन कंपनी की ग्रोथ नहीं है ना, कंपनी सेल नहीं बढ़ा पा रही अपनी, अंडरस्टैंड, लेकिन यहाँ पे इसको लॉस हो गया, और वो भी कितना छोटा अमाउंट का लॉस हो गया। तो आप कहोगे सर यहाँ पे इसने क्या करा है, यहाँ पर अपनी ग्रोथ तो बढ़ाई है, पिछले साल से 2023 से 2024 में इसने ग्रोथ करा है, 8 लाख से 10 लाख की सेल करी है, लेकिन यहाँ पे इसने लॉस कर दिया। तो यहाँ पर भी आप अपना एनालिसिस कर सकते हो, है ना, कि यहाँ पे चलो ठीक है कंपनी अपना ग्रोथ कर रही है,
बट यहाँ पर कंपनी प्रॉफिट से लॉस बुक कर रही है अपना। जैसे ओला देख लो, ये जैसे जितने जितने भी आप कंपनीज देख लो, कि ओला देख लो, बाईजूस देख लो, इन कंपनियों ने क्या करा, अपनी सेल तो बढ़ाया लेकिन अपना प्रॉफिट डाउन करते रहे। अपना उन्होंने कभी अपना प्रॉफिट देखा ही नहीं, अपना लॉस ही देखा उन्होंने अभी तक, है ना। तो ये रीजन क्या हो रहा है कि सर ये ग्रोथ कर रहे हैं, अच्छी बात है। जैसे वेदांता ऑलरेडी जो काम कर चुकी है, वो वेदांता भी क्या कर रही है, उनका ग्रोथ अच्छा जा रहा था लेकिन उनका प्रॉफिट ग्रोथ इतना अच्छा नहीं जा रहा था। इन्वेस्टर ने यही तो देख के फिर उन्होंने अपना पैसा वापस निकाल दिया। उनको एफआई मिला, एफडीआई मिला, सब कुछ मिल रखा था लेकिन वहां पे नहीं हो पाया। क्यों? कि यहाँ पे उन्होंने कंपेयर करा कि वेदांता क्या कर रहा है कि सर चलो अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब इशू कर रही है तो अपनी ग्रोथ दिखा रही है सेल्स में, लेकिन ग्रोथ नहीं हो रहा है उनका प्रॉफिट में। वो तो अपना हर साल लॉस ही बुक कर रहे हैं। अंडरस्टैंड? पेटीएम के साथ भी तो यही तो हुआ था, पेटीएम ने भी। यस यस, वो उसमें स्टेक होल्डर ले रखा है उन्होंने। हाँ हाँ, उन्होंने हाँ, यस यस, उन्होंने उसमें स्टेक होल्डर ले रखा अपना। ठीक है, तो दैट इज कोल्ड हमारा होता है ये हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। हॉरिजॉन्टल में क्या करते हैं, हम पर्टिकुलर किसी एक बेस ईयर को हम बेस बनाते हैं, तो इसलिए इसका नाम क्या दे दिया हमने, कॉमन बेस ईयर। इसका नाम ही दे दिया कॉमन बेस ईयर। यहाँ वर्टिकल में हम दो बातें देखी थी, एक तो ग्रोथ देखा था और एक इंडेक्स देखा था। ठीक है, एक तो ग्रोथ देखा था, एक इंडेक्स देखा था। इंडेक्स में क्या होता है, सिर्फ परसेंटेज का नंबर लेते हैं कि कितना हम नंबर चला रहे हैं। और जो ग्रोथ होता है, तो ग्रोथ तो हम बताएंगे पिछले साल से इस साल हमने कितना कमाया है या कितना एक्स्ट्रा करा है, राइट। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जैसे सपोज करो 2022 से 2023 में मेरा डिक्लाइन हुआ है कितना, 27.27। और 2022 से 2024 में भी डिक्लाइन हुआ है मेरा, राइट। वो कितना हुआ है, 9.09। बट मैं आपको देखूंगा कि 2023 से 2024 में सर यहाँ पे ग्रोथ हुई है, कितना हुई है, तो आप बोलोगे सर 2/8 × 100, आप बोलोगे सर 25% मेरी ग्रोथ हुई है यहाँ पे। आप जब आप बोलोगे कि हाँ चलो ठीक है, 2022 कह सकते हैं नियर बाय एंडिंग ऑफ द कोविड। ठीक है, कोविड की वजह से चलो यहाँ पे कोविड का एंडिंग चल रहा था वॉट एवर, बट 2023 में सब ठीक हो गया था और 2024 में इन्होंने 25% ग्रोथ करा है। ग्रोथ करा है तो आप बोल सकते हो हाँ चलो ठीक है, ये कंपनी ग्रोथ में जा रही है। और यदि अपना यहाँ लॉस से यदि प्रॉफिट में आ रही है तो कंपनी प्रॉफिटेबल भी हो रही है। देन ये आप हॉरिजॉन्टल करके फिर आप वर्टिकल करोगे दूसरी कंपनी के साथ में, तो आपको एक पिक्चर मिल जाएगी कि मेरे को इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दैट इज कॉल्ड कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इससे हम कंपेरिजन करते हैं। ओके, तो मैं एक बार वापस रिकेप करवा रहा हूँ आपको। कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखा, जो इन्वेस्टर होते हैं वो अपना डेटा जब किसी पर्टिकुलर कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने का सोचते हैं, पोटेंशियल इन्वेस्टर होते हैं या एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर भी होते हैं, वो जब उनके पास डेटा आएगा कंपनी का, तो वो क्या करेंगे, उस डेटा को देख के प्रॉफिट को ही नहीं देखेंगे, चलो ठीक है मैं प्रॉफिट कमा रहा हूँ। बहुत सारी ऐसी कंपनियां जो बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाती है लेकिन जरूर नहीं है कि वो ग्रो में जा रही है, ग्रोथ हो रही है उनका, मतलब बहुत बड़ा मार्केट बना रही है, ऐसा भी जरूरी नहीं होता। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक एज ए इन्वेस्टर या एज ए पोटेंशियल इन्वेस्टर या एज ए स्टेक होल्डर, हमें उसका क्या करना पड़ेगा, कंपैरिजन करना पड़ेगा। और कंपैरिजन दो तरीके से होता है, एक होता है वर्टिकल, एक होता है हॉरिजॉन्टल। मेरा ओपिनियन जो रहता है, सबसे पहले आप पहले हॉरिजॉन्टल करो। हॉरिजॉन्टल से आपको उसी कंपनी के बारे में पता चलेगा पहले, क्योंकि उसी कंपनी ग्रोथ कैसे कर रही है या अपना कंपनी डिक्लाइन हो रही है, ग्रोथ में जा रही है, कितना प्रॉफिट अर्न कर रही है एक बेस ईयर के अकॉर्डिंग। आपको वहां पे सेटिस्फाई हो जाए, चलो ठीक है, गुड टू गो फॉर इन्वेस्टमेंट। वहाँ क्योंकि आपने ग्रोथ देख ली, कंपनी की सेल देख ली, कंपनी के एक्सपेंडिचर वगैरह सारा समझ लिया, बहुत खर्चे कम कर रही है, सेल्स बढ़ा रही है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। देन सिर्फ हॉरिजॉन्टल को देख के ही अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन मत बनाइए। आप फिर कंपेरेटिव करिए पर्टिकुलर सेम इंडस्ट्री के साथ में जो दूसरी कंपनी इसी प्रोडक्ट में डील करती है। उससे आपको एक पिक्चर मिलेगी कि एवरेज इंडस्ट्री में क्या चल रहा है और अपनी कंपनी में क्या चल रहा है, वहां से कंपैरिजन पता चलेगा। अच्छी बात है कि हॉरिजॉन्टल में हमें पता चला कि कंपनी ग्रोथ में है, लेकिन वहां ऐसा भी तो हो सकता है कि इंडस्ट्री, एवरेज इंडस्ट्री में तो कॉक्स 80% आना चाहिए और इस भाई साहब का 95% आ रहा है। प्रॉफिटेबल है, ग्रोथ है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर सर इसका प्रोडक्ट इतना जा रहा है, इतना कॉक्स जा रहा है, इतने एक्सपेंडिचर हो रहे हैं, मैं दूसरी एवरेज इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग देखूँ तो इसका हाई कॉक्स है, तो फिर आप अपना इन्वेस्टमेंट प्लान चेंज कर सकते हो। तो दैट इज कॉल्ड कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एक बार मैं आपको बुक बता देता हूँ, ठीक है, अपन कहाँ से स्टार्ट करें तो वो बता देता हूँ। आपके पास जो बुक है वो ऑनलाइन मिल जाएगी।
अंडरस्टैंड? आप हॉक का ओपन कर लेना। तो आपने बुक ओपन करी है अभी तक? हाँ, ओके। तो सबसे पहला टॉपिक आ गया हमारे पास, कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमने ये ऑलरेडी पूरा देख लिया है। जो हमारे पास इनकम स्टेटमेंट था, ये इनकम स्टेटमेंट हमने ऑलरेडी पूरा देख लिया है। ठीक है। उसके बाद में जस्ट नीचे हमने ये भी देख लिया कि ईबीआईटी और ईबीटी क्या होता है। ईबीआईटी का मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। उस जो हमने इन ऑपरेटिंग इनकम कैलकुलेट करा था, उसमें जो हमारे पास इंटरेस्ट और डिविडेंड है वो ऐड हो गया, नॉन ऑपरेटिंग गेन एंड लॉसेज हो गया, और डिसकंटिन्यू ऑपरेशन से रिलेटेड आ गया, तो वो आपका ईबीआईटी आ गया, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसमें देखो, इंटरेस्ट का खर्चा लेस नहीं करा है, इसमें इंटरेस्ट का खर्चा लेस नहीं करा है। यदि आप इसमें इंटरेस्ट एक्सपेंसेस लेस करोगे, क्योंकि देखो ये ईबीआईटी बोल रहा है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो इंटरेस्ट और टैक्स फिर आपको नीचे लेस करना है। सर ये क्यों करवाते हैं, आप बता सकते हो कि ईबीआईटी, ईबीटी और पेट क्यों बनाए, क्या रीजन है? और एक ईबिटा भी होता है, आपने नाम सुना होगा। बहुत जगह सबसे ज्यादा जो इन्वेस्टर होते हैं वो ईबिटा के ऊपर बिलीव करते हैं। तो ईबिटा क्या होता है, ईबीआईटी क्या होता है, ईबीटी क्या होता है, और पेट क्या होता है? यहाँ पे जब अब बात तो पता चल गई, चलो वर्ड मैंने दिया और आपने बता दिया, लेकिन हम यहाँ पे देखेंगे कि इंटरेस्ट का जो कंपोनेंट है, इंटरेस्ट का जो कंपोनेंट है उस वो कितना पार्ट है, और उसका हम परसेंटेज देखेंगे कि हम अपना जो टोटल इनकम कमा रहे हैं उसमें से कितना इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। अब आप इंटरेस्ट जितना पे कर रहे हो वो 10% है, राइट, और आप टोटल सेल्स का प्रॉफिट कमा रहे हो ओनली फॉर 9%। तो बताओ ये बिजनेस सही कर रहे हैं क्या? क्योंकि हम पे ज्यादा कर रहे हैं, 10% तो पे कर रहे हैं, कमा रहे हैं 9% ही। तो फिर ये इसलिए अपन वर्ड्स, यस, कि अपन क्या कर रहे हैं, बोरो तो हाई हाई रेट के ऊपर कर रहे हैं और अर्निंग्स ओनली 9% पे कर रहे हैं, तो सर आपका प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं है, सिंपल सी बात है। इसलिए हम इसको अलग करते हैं, क्योंकि ये जो इन्वेस्टर होते हैं ये बातें पकड़ते हैं, वो कहते हैं चलो ठीक है, धंधा तो आप कमा रहे हो, वो दिख गया हमको, बातें आपकी बातों से पता चल गया, आपके डेटा देख लिया, लेकिन एक बात बताओ कि आपने जो पैसा बोरो कर रखा है उसको कितना पे कर रहे हो? तो वो बोल रहा है 10% पे कर रहा हूँ, और कमा भाई साहब 9% रहा है, तो आप 1% एक्स्ट्रा कहाँ से ला रहे हो? बोला और बोरो कर रहे हैं, तो आप तो फंडिंग ही ले रहे हो, फिर इसका मतलब आप कुछ कमा के कुछ काम नहीं कर रहे हो। तो यहाँ से इन्वेस्टर पकड़ता है। और अपना ई बीटा क्या होता है फिर, जो सबसे ज्यादा वर्ड यूज होता है? हाँ, ई बीटा का मतलब ये होता है, ई बीटा। ठीक है, इसको हम ईबिटा, जो मोस्टली इन्वेस्टर होते हैं ये ईबिटा के ऊपर बिलीव ज्यादा करते हैं। EBITDA, ईबिटा बोलते हैं इसको, एंड अमोर्टाइजेशन। ठीक है। देखो वो क्या कहते हैं कि चलो ठीक है, आपने जो प्रॉफिट दिखाया, इस प्रॉफिट में आपने डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन का भी एक्सपेंडिचर लेस कर रखा है, तो भाई साहब ये आपकी जेब से कोई खर्च नहीं हुआ है, ये आपकी जेब से कोई खर्च नहीं, ये तो आपने एज ए प्रिंसिपल अकाउंटिंग जो पर्पज आपने पढ़ रखा है, आपका सीए वीए या सीए में जो भी बंदा पढ़ के आया है और उसने बता दिया कि हम यूटिलाइज कर रहे हैं इस प्रॉपर्टी को, यूटिलाइज या इस एसेट्स को, इसको वैल्यू डाउन हो रही है, दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन, या इंटेंजिबल एसेट्स के अकॉर्डिंग हम अमोर्टाइजेशन कर देंगे। बट ये आपकी जेब से कोई खर्चा हो रहा है क्या? बोले नहीं। तो फिर आप इसको लेस करके बता रहे हो, ये क्यों बता रहे हो? हमें बताओ ना कि इसको हटा के आप एक्चुअल में कितना कमा रहे हो, एक्चुअल में कहाँ कितना रहे हो, क्योंकि डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन इट इज द नॉन कैश ट्रांजेक्शन, ये नॉन कैश ट्रांजेक्शन नहीं है यहाँ पे। तो नॉन कैश ट्रांजेक्शन नहीं है तो इसको हटाओ ना, मुझे एक्चुअल पिक्चर दिखाओ, यहाँ पे एक्चुअल पिक्चर क्या आ रही है वो बताओ। तो वो इन्वेस्टर जो होते हैं वो एक्चुअल पिक्चर के ऊपर वर्क करेंगे, दैट इज कॉल्ड ईबिटा, वो ईबिटा के ऊपर वर्क करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ईबिटा हो गया। और फिर नेक्स्ट आओगे, ये आ गया यहाँ पे ईबीआईटी और ईबीटी के बारे में हो गया। कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, जो कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है वो वर्टिकल होता है, और वर्टिकल जो एनालिसिस होता है कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं। जो ट्रेंड एनालिसिस होता है, ट्रेंड का मतलब होता है आपकी कंपनी किस तरीके से ट्रेंड कर रही है, जिसको हम हॉरिजॉन्टल भी बोल सकते हैं, जिसको हम हॉरिजॉन्टल भी कहते हैं, दैट इज आर कॉमन बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट, राइट। सबसे पहला वर्टिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो गया, जो हमने लिया था ना यहाँ पे कि भाई अपना जो भी बैलेंस शीट का आइटम हो गया या अपना इनकम स्टेटमेंट का आइटम हो गया, वो आप 100% लेके कंपेयर करोगे। तो देखो यहाँ आओगे ना, दैट इज आर, ये बैलेंस शीट दे दी तो इन्होंने क्या करा है, टोटल एसेट्स को यहाँ पे 100% लिया है, फिर इसका अपना परसेंटेज कैलकुलेट करा, दैट इज कॉल्ड, हम वर्टिकल कर रहे हैं, हम वर्टिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं।
फिर अपना इनकम स्टेटमेंट लिया, तो इनकम स्टेटमेंट में इन्होंने सेल को 100% काउंट करा है, बाकी जितने भी आइटम्स हो रहे हैं उनका अपना प्रपोर्शन निकाल दिया है कि भाई सेल का कितना परसेंटेज हो रहा है। हॉरिजॉन्टल में क्या कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल में ये बेस ईयर एनालिसिस कर रहे हैं। इसको आप फॉर्मूला अपन को रटना नहीं है, क्योंकि हम कोई भी काम रटने पे काम नहीं करेंगे, हम प्रैक्टिकली वर्क करेंगे। तो हमें पता है कि सर 2023, 2022 और 2011 में क्या हुआ, ये हमारा 100% ले लो। यस, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यही हो रहा है कि हमारे पास 9,900 100% ले लिया, और इसके अकॉर्डिंग आपने क्या करा कि ये आपका ग्रोथ हो रहा है और ये आपका इंडेक्स नंबर देखो 80.8% इसने दिया है। तो इसने अपना इंडेक्स नंबर बता दिया कि 80.8% का मतलब हो गया 81 इंडेक्स नंबर, ये 112 इंडेक्स नंबर। तो ये एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, बट आपको पता होना चाहिए कि इंडेक्स नंबर का मतलब कि परसेंटेज का परसेंट जो अपन वैल्यू निकालते हैं उसमें से जो परसेंटेज है उसको हटा दो, और जो हायर वैल्यू है पॉइंट में, तो हायर वैल्यू के अकॉर्डिंग इसको कंसिडर कर लो। यहाँ पे अपन ने ले लिया, दैट इज कॉल्ड इंडेक्स। ओके, तो यहाँ पर अपन क्या करते हैं, या अपना ग्रोथ भी निकाल सकते हो आप कि चलो 2011 में कितना था, 12 में कितना था, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे 9,900 से यहाँ पे 12.1% ग्रोथ हुई है, और यहाँ पर 11,000 से यहाँ पे 8,000 हो गया है, तो यहाँ पे 27.97 9% हमारी क्या हुई है, ग्रोथ डाउन हुई है। तो ये ग्रोथ एनालिसिस भी हो गया, ये पार्ट ऑफ द हॉरिजॉन्टल एनालिसिस का ही होता है, हॉरिजॉन्टल का ही एनालिसिस करने कॉमन बेस ईयर के अकॉर्डिंग। तो वहाँ पे ट्रेंड भी देखते हैं, वहाँ पे हम वर्टिकल इंडेक्स भी देखते हैं, और दूसरा हमारा ग्रोथ भी देखते हैं, वो किस में होता है, हॉरिजॉन्टल में होता है। और यहाँ तक हमारा खत्म होता है कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। अब आपको क्या करना है, आप हॉक इंटरनेशनल में जाओगे, हॉक इंटरनेशनल में जाओगे, और कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जितने भी एमसीक्यू है, जितने भी एमसीक्यू है उनका आप एक बार टेस्ट लगाओगे, और जो भी डाउट आती है, मैं आपको आज जो हमारा डाउट ग्रुप बना हुआ है उस डाउट में। ओके, ओके, चलो मैं आपको ओपन करके बता देता हूँ आपको किस तरीके से अपने एमसीक्यू सोल्व करने हैं, राइट। सपोज करिए आपने हॉक इंटरनेशनल ओपन करा, हॉक इंटरनेशनल ओपन करा, यहाँ पे लॉगिन कर लिया। फिर ओटीपी आती होगी आपको, राइट। यदि आप बार बार ओपन कर रहे हो फिर आपको वो ओटीपी नहीं पूछेगा। तो आप नीचे आओगे यहाँ पे सीएमए पार्ट 2 में, क्योंकि वी आर ऑथोराइज, तो हमें सारा एक्सेस मिला हुआ है हॉक से। हमारे पास यहाँ पे एफएमए का भी रहता है, सीएमए का भी रहता है, और सीएससीए का भी रहता है। तो यहाँ पे पार्ट 2, यहाँ पे आप जाओगे ना, ये लिखा हुआ ना टेस्ट बैंक एंड मॉक एग्जाम, टेस्ट बैंक एंड मॉक एग्जाम। यहाँ पे आप जाओगे तो आपको टेक्स्ट बुक जो वॉल्यूम है 1 मिल जाएगी और 2 मिल जाएगी। ये हो गया। यहाँ पर आप जाओगे टेस्ट बैंक एंड मॉक एग्जाम पे क्लिक करो, इस तरीके से आपको दिखेगा ये, ठीक है, इस तरीके से दिखेगा। हम अभी क्या कर रहे हैं, सेक्शन ए कर रहे हैं, तो सेक्शन ए पे क्लिक कर दो। फिर आप जाओ एमसीक्यू बाय टॉपिक, ठीक है, एमसीक्यू बाय टॉपिक में सबसे पहला हमारे पास हो गया कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। तो यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करो, यहाँ पर देखो आपको टोटल 18 क्वेश्चंस दिए हुए, टोटल 18 क्वेश्चंस इसमें दिए हुए। ओके, पहला जो टॉपिक है हमारा कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, उसके 18 क्वेश्चंस दिए हुए। तो आप इस सेलेक्ट में जाके यहाँ पर आप है ना डालोगे ना कि भाई मेरे 18 क्वेश्चन है। एक मिनट, ओपन क्यों नहीं हो रहा, यहाँ पर डालना क्या मतलब वही, हाँ यहाँ पे 18 आपको नंबर डालने हैं। अच्छा, टैब से क्या, टैब से हो नहीं रहा है। हाँ यही आ रहा था, हाँ ये आ गया, तो ये 18 आ गया, ठीक है, ये मैंने 18 डाल दिया। ओके, फिर आपको क्या करना है, 18 डाल के और स्टार्ट सेशन जो नीचे लिखा हुआ है इसके ऊपर क्लिक करना है, तो वो सारे 18 क्वेश्चंस आपके ओपन हो जाएंगे। ये सेम एग्जाम में जैसे ओपन होता है वैसे ओपन होता है यहाँ पे। ओके, अब इसकी यूटिलिटी बता देता हूँ आपको किस तरीके से इसको यूज करना है। जैसे सपोज करो क्वेश्चन नंबर 1 आपने रीड करा और आपने देखा कि ABCD, तो हमें इस एक क्वेश्चन को करने में नियर बाय 5 से 10 मिनट लगाने हैं। ऐसा नहीं है कि मुझे आ रहा है इमीडिएटली ओके कर दिया चलो निकल के आगे, नहीं। आप देखोगे क्वेश्चंस रीड करा, सबसे पहली बात जो क्वेश्चंस कह रहा है उसी के ऊपर टिके रहो। आप अपना दिमाग मत लगा लेना कि हाँ चलो ये क्वेश्चंस ऐसा कह रहा होगा, अपन को वो लेना ही नहीं है।
क्वेश्चन जो कह रहा है उसको अपना माँ बाप मानो, जो कह रहा है वो करते रहो बस, ठीक है। तो जो ये कह रहा है वो पकड़ के चलो, और फिर आप ABCD इसमें से आपको पता भी चल जाएगा कि राइट आंसर क्या है तो भी ठीक है, बाकी B C D को भी देखो कि गलत क्यों है, ऐसा क्या हुआ इनमें कि ये रॉन्ग हो रहे हैं। फिर आपने जैसे सपोज करो कि यहाँ पे एक क्वेश्चन पे ऑप्शन ए पे राइट करा, राइट करते ही आप ना कभी भी सी आंसर मत देखना, यहाँ पे जैसे सी आंसर लिखा हुआ ना ये कभी मत देखना। आप जब अपना टेस्ट लगाते हो तो सारा ये करा और फिर आपने नेक्स्ट कर दिया, ठीक है, और फिर इसमें भी डाला नेक्स्ट कर दिया, आपके अकॉर्डिंग जो भी कैलकुलेशन आ गई। फिर आप लास्ट में जाके सी आंसर करोगे ना तो आपको पता चल जाएगा, एंड सेशन करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका परसेंटेज कितना बना है, कितने MCQ आपके राइट हुए हैं। अब इसमें क्या होता है, जैसे सपोज करो अपन ने क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखा है ये वाला, ये इसका भी आपका राइट आंसर आएगा, जो होगा वो इस तरीके से आपको दिखेगा। ये बताएगा कि आपका जो पहला क्वेश्चन है उसका ऑप्शन ए गलत है और आपका डी इज राइट है। ऑप्शन ए गलत क्यों है ये एक्सप्लेन करेगा पहले नीचे, और तीन जो ऑप्शन डी है वो राइट क्यों वो भी एक्सप्लेन करेगा, और आपका बी और सी भी गलत क्यों है ये भी एक्सप्लेन करेगा। तो ये एक्सप्लेनेशन आप सबसे लास्ट में देखोगे, और जितना 18 क्वेश्चन सबमिट करने के बाद आप एक बार वापस रिव्यू करो कि मैंने जो भी राइट करा है उसको वापस रीड करो, चलो और भी कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे मिल जाए, और फिर जो रॉन्ग है उसके ऊपर तो आपको वर्क करना पड़ेगा क्योंकि मेरे ये गलत हो रहे हैं, तो उसके ऊपर अच्छे से वर्क करो।